नमस्ते, मैं हूं शिवम। बार और बेंच के बारे में आप अक्सर सुनते हैं, अदालतों के बारे में आप सुनते हैं, बार काउंसिल के चुनाव के बारे में आप सुनते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका वास्ता बार और बेंच से पड़ता है। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट में आपको बार के इलेक्शन के बारे में बताएंगे, बार के बारे में बताएंगे, बार और बेंच के रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जो अदालतें होती हैं वो बेहतर कैसे रहती हैं, कैसे अदालतों के भीतर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, कैसे बार उन तमाम सवालों के जवाब तलाशती है, तमाम समस्याओं के समाधान तलाशती है, जिससे न सिर्फ वकील बल्कि जज जज और आम लोग भी दो चार होते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ अदालतें साफ सुथरी होती हैं, कुछ अदालतों में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होती है, वकीलों के लिए अच्छे चैम्बर्स होते हैं, सुविधाएं बेहतर होती हैं। कुछ अदालतें ऐसी होती हैं जहाँ पर परेशानियाँ होती हैं, जहाँ आप कोई मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं तो आपको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, आप शिकायत भी करते हैं। वकीलों के साथ भी उसी तरह का होता है। कुछ जगहों पर वकीलों के लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, कुछ जगहों पर ऐसा नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो बार के लोग होते हैं। आपने सुना होगा बार और बेंच के बारे में, बार काउंसिल के बारे में। तो बार काउंसिल की बड़ी भूमिका होती है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बार काउंसिल को बेहतर किया जा सकता है और जो बार एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए हमने आज अपने पॉडकास्ट में जिनको दावत दी है, जिनको बुलाया है, जिनसे हम बात करने वाले हैं, एक लंबी बात करने वाले हैं, वो बार में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, बार में आने के लिए मैदान में हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पद से वो खड़े हो रहे हैं। यजवेंद्र चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। यजवेंद्र जी, आपका मैं पढ़ रहा था तो मेरी रिसर्च टीम ने बताया कि लगभग आप 2 दशक हो गए आपको अदालत में जाते हुए, और इन 2 दशकों में आपने अदालतों को बदलते हुए देखा, देश की न्याय व्यवस्था को बदलते हुए देखा। और आप एक ही कोर्ट में, जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, 30 हजारी कोर्ट में, वहाँ पे आप पिछले करीब 18-20 साल से हैं। तो 18-20 सालों में आपने क्या तब्दीली देखी, क्या परिवर्तन देखा बार में, बेंच में? देखिए, बार मेनली जो हमारा ये सारा प्रोसेस है फिलहाल ये इलेक्शन का है, बार एसोसिएशन के इलेक्शन का। बार काउंसिल हमारी सुपीरियर बॉडी है। बार काउंसिल में पूरी दिल्ली से हमारे 25 लोग चुने चुने जाते हैं, वो आगे तय करते हैं वकीलों के हित की चीज़ें। हमारा जो बार एसोसिएशन है वो 30 हजारी कोर्ट के लिए, प्रीमाइसिस के लिए, जो यहाँ पे एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, यहाँ पे मेंबर्स हैं, उनके बारे में। जी। तो जब हम आए थे, अब से 18 साल पहले मैं एनरोल्ड हुआ हूँ और जब इसी रेगुलर प्रैक्टिस में भी हूँ कोर्ट में। तो जब हम आए थे उस समय कोर्ट का अलग माहौल होता था। वहाँ बड़ा इंटीमेसी रहती थी, सीनियर्स में, जूनियर्स में, पूरा एक परिवार की तरह राइट होता था। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं पहली बार कोर्ट आया तो हमारे सीनियर थे, अब वो एक्सपायर हो गए, सी आर जागर जी। सबसे पहले उनके पास आया, उनके चैम्बर। तो बड़े आराम से मुझे लगा कि वही नई जगह है, पहली बार मैं दिल्ली में आया हूँ, कोर्ट कंपाउंड के अंदर। मैंने लॉ अपनी कंप्लीट करके जब यहाँ आया तो उनसे मिला तो बड़ा एक पॉजिटिव सा एटीट्यूड उनका लगा। उन्होंने कहा, बेटा वकालत करो, फ्री ऑफ टेंशन करो, मेन हमें क्या क्या अपने आप को प्रूव करना है कि हम कैसे लोग हैं। वो प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका। अब डे फर्स्ट से प्रोफेशनल है, खुद ही खड़ा होना पड़ता है, खुद ही चलना पड़ता है सारी चीज़ें। पहले बड़ा अंतर होता था, पहले सीनियर्स की अलग भूमिका होती थी, वो मोटिवेट भी करते थे और हम भी फ्री होते थे। अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है, अब बदलाव आया है, अब थोड़ा सा प्रोफेशनली लोग ज़्यादा ज़्यादा ट्रीट करते हैं। ज़्यादा कोर्ट्स बन गई। उस अच्छा। समय 3 कोर्ट होती थी, हम्म। अब दिल्ली में ज़्यादा कोर्ट हो तो गई। जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, जी जो पहली दफ़ा कोर्ट आते हैं जी प्रैक्टिस करने के जी। लिए, बार की उनके लिए क्या भूमिका होती है? बार की उनके लिए, ठीक है, मेंबर बनते हैं यहाँ पे, वो लाइब्रेरी एंजॉय करते हैं, कैंटीन्स जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। बट जो नया वकील यहाँ पे आके बनता है उसके पास जिम्मेवारियाँ ज़्यादा होती हैं। वो आता है, उसे लगता है कि मुझे वकालत शुरू करनी है, वकालत में कमाना भी है, आगे बढ़ना है। चैम्बर्स जो हमारे सपने थे जब मैं आया था, जी। तो जब मैं आया, मैं काफ़ी थोड़ी दूर से आता हूँ, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, हापुड़ हाँ, से आता मुझे हूँ। कोई बता रहा था कि आप 2-3 बसें बदल कर आते थे और मतलब फिर वो किराया भी कोई वो आपके सीनियर वो दिया कर। लंबा प्रोसेस हुआ था।
हमारे, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ अपने यहाँ का, कि हमारे यहाँ डेस्टिनेशन चलती थी 30 हज़ारी से हाई कोर्ट, पटियाला हाउस, करकड़ूमा, सारी जगह। तो हमारे एक यहाँ सीनियर हैं एस तोमर जी, उनके बेटे भी यहाँ पे वकील हैं, मेहुल सिंह तोमर। मैं सर का बताता हूँ कि जब मैं बस से आ रहा था डेस्टिनेशन से, तो उस वक्त 15 रुपये किराया लगता था हाई कोर्ट से यहाँ तक। तो वो मैं किराया देने लगा, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा कि बेटे क्या नाम है आपका? मैंने बताया सर यजुवेंद्र। अच्छा कब के पास आउट हो? मैं सर 2005 का पास आउट हूँ, लास्ट ईयर वकालत स्टार्ट की है 6 से। तो बोले नहीं बेटा, ये आपके नहीं बनती, हम बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, तो हम पे करेंगे, आपको किराया नहीं देना। तो उन्होंने मेरा नहीं, 2 लोगों का और भी किराया दिया। तो वो जो मेरी स्टार्टिंग थी, शायद 10 या 15 दिन मुझे हुए होंगे, वो मेरे लिए इतना बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे एक मैसेज मिला कि जब भी कोई नया आएगा तो हमारी ड्यूटी है उसके छोटे खर्चे बेयर करने उसको की, सपोर्ट कर, उसे सपोर्ट करना मोरली, मेंटली, कि आप आए हैं, आप हमारे परिवार का पार्ट हैं, आपको हम अपनी तरह से रख सकते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव सी चीज़ मेरे साथ हुई, जिसने मुझे यहाँ बूस्टअप भी किया वकालत करने के लिए। हाँ, वरना आपको इतनी दूर मोटिवेट से किया कि 70 आप, किलोमीटर दूर से रोज आके वकालत थोड़ा सा हार्ड सा ही कुछ लगता ऐसा है। भी होता है जो यंग एडवोकेट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स की वजह से या कॉपरेशन की वजह से प्रैक्टिस छोड़ दें या दूसरे कोर्ट में बैठने लगें, ऐसा भी होता है। काफ़ी लोग छोड़, कितने परसेंट होंगे 30 हजारी कोर्ट में ऐसे 30 हज़ारी कोर्ट में हमारे वकील साथ के भी काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने स्टार्ट किया और कॉपरेशन की वजह से छोड़ के चले गए? छोड़ काफ़ी हैं, होते हैं, एटलीस्ट 30% तक लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस में आते हैं बट वो वापस चले जाते हैं, किसी प्रोफेशन तो को आप ज्वाइन कर लेते एग्जीक्यूटिव हैं। बॉडी में आने के लिए अब फाइट कर रहे हैं। मैंने देखो आप क्या चेंज करेंगे कि इसकी परसेंट घटाने के लिए कुछ क्या किया जा सकता कभी भी हम किसी भी इलेक्शन को देखते हैं या किसी भी चीज़ में भागीदारी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों को देख के फिर मन करता है कि हाँ मैं भी अंदर आऊँ तो शायद कुछ कर पाऊँ। तो हमारे यहाँ थोड़े बेसिक सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ मुद्दे भी चल रहे हैं, हमारी समस्याएं भी हैं जो हम डेली प्रैक्टिस में देखते हैं अपने। एक बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ बार को तोड़ के दोबारा बनाने वाला मुद्दा चला हुआ है कि 30 हज़ारी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, उसमें बाकी सब कुछ ठीक काफी है। पुरानी कोर्ट हाँ है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग कोर्ट है, काफी पुरानी हो गई। बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो हमारे यहाँ ये चल रहा है कि भाई चैम्बर्स तोड़ के नए बनेंगे। तो एक हमारे मुझ में खुद में भी डर इस चीज़ का है कि ये ऑनरशिप इशू है, ओनरशिप का, राइट। ऑनरशिप इशू। क्योंकि एक वकील जो होता है जब स्टार्टिंग करता है तो उसका एक सपना होता है कि मैं यहाँ आया, जिस चैम्बर्स में बैठता है कि मैं सर के साथ हूँ, कल को मैं भी ऐसे बैठूँ, मेरे पास भी जूनियर्स आए, मैं भी वकालत करूँ, मेरा भी चैम्बर हो। और हम ये समझते हैं कि ना वकालत हमारी पूजा है एक तरह से और चैम्बर्स हमारा पूजा घर, एक सवाल, चैम्बर एक लॉयर के लिए क्या, जो आप बता रहे हो, एक पूजा घर जैसा होता है कि अब मंदिर। हम मंदिर है, हम आए अपने मंदिर में बैठे, वो कुछ भी हो, सबका अपना अपना पूजा का माध्यम होता है, हर धर्म का अलग होता है। इबादत गाह है आपके इबादत गाह लिए है हमारी कि जहाँ से और हम अब उसी इबादत गाह को को तोड़ तोड़कर के और हमें रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप इस इबादत गाह का किराया किराया दीजिए। दीजिए। देखो हमें कोई समस्या नहीं है, आप बना दीजिए, हम इसका किराया मतलब जो खर्चा आएगा बनाने में उसे भी देने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन ऑनरशिप, बाकी सीनियर्स करें डिसाइड, बट हम चाहते हैं कि ओनरशिप हमारी एटलीस्ट हमें मिले, कि जो इतनी मुश्किल से एक एक मतलब हम सब डे फर्स्ट से कोशिश में लगते हैं कि मुझे एक चैम्बर लेना है। एक चैम्बर लेने का सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, 5 साल 7 साल 10 साल तक लग जाते हैं। और उस चीज़ को एक दिन में आके कह दे कि नहीं नहीं आप हटिए, आप किराए पे चले जाएं, तो बड़ा ही, सर दिल्ली में जो झुग्गी वाले लोग भी थे, उन्हें जब उनकी झुग्गियों से हटाया गया, उनके तो कब्जे ही थे, हमें तो फिर भी अलॉटमेंट लेटर है हाई कोर्ट से, जिनके झुग्गी वालों को हटाया गया उन्हें भी दूसरी जगह दी गई। हम उनसे तो बेहतर स्थिति में हैं। हम 4 लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाज में कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं जी, और इस देश में जब भी कुछ किया वकीलों की भागीदारी हमेशा रही। आप देखेंगे, अगर अब नई में तो नहीं कह सकता कि मैं मोदी जी के बारे में करूं, लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं मोस्ट ऑफ दम उनमें से वकील ही रहे हैं। तो हमारी इतनी तो बनती है कि अच्छा, हमारे पास बार चैम्बर की है। जो एक यूनिटी है, एडवोकेट्स की जो एकता है, उसके बड़े चर्चे होते हैं और पूरे देश में, चाहे किसी आप हाई कोर्ट में जाइए, ज़िला अदालतों में जाइए, वकीलों की एकता का बड़ा जिक्र होता है। तो उसमें बार की किस तरह की भूमिका होती है? वो एक सेंट्रल धुरी का किरदार होता है उसका। वकीलों की एकता का जहाँ तक है, मैं अगर आपसे बताऊं कि जब हम सब की नेचर एक ही है, हमारी कार्यशैली एक है, जी। हम सब घर से आते हैं, कोई कहीं का भी हो भारत में,
किसी भी कोर्ट में वकालत करता हूँ, सुबह अपने घर से आएगा, कोर्ट पहुँचेगा, जो क्लाइंट आया, मुवक्किल आया, उसकी सुनेगा, उसके पक्ष को रखेगा कोर्ट में, जिस सबसे रिलीफ मिले ना मिले अपनी बात को कह के आएगा। सबका प्रोसेस सेम है, हमारी समस्याएं भी सेम है, हमें दिन में आने वाले कष्ट भी सेम है, हमें मिलने वाला रिलीफ भी सेम है, लगभग। तो यूनिटी तो जब कोई एक ही शैली के लोग होते हैं उनकी बन जाती है। हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा कोई कन्याकुमारी भी होगा तो उसका दर्द हम यहाँ बैठे समझ सकते हैं एक वकील के रूप में, और जो हमारी बार काउंसिल है वो तो और बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि पहले से 30 हजारी कोर्ट की 5 में अगर आपसे प्रॉब्लम्स पूछूं जो आज की तारीख में फेस कर रहे हैं वकील, तो वो 5 प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, पहला तो हमारा मुद्दा ओनरशिप का ही है। हमें अच्छा, हमेशा ये डर रहता है कि पता नहीं कब हमारी बात चलिए टूट पहला जाए। आपका ऑनरशिप का मुद्दा हो। दूसरा सर, अब जब कोर्ट में अंदर घुसते हैं जैसे, तो यहाँ पार्किंग बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अच्छा, हम इतने सारे चैम्बर्स हैं, इतने एडवोकेट्स हैं, और प्रीमाइसिस छोटी पर डे है। 7-8 हजार लोग हाँ, आते हैं, आते हैं सर, इतने आते हैं, 8-10 तो इतने हजार। लोग आते हैं, उनके लिए बड़ी तो विकट सी दूसरा स्थिति होती है। पार्किंग का एक बड़ा इशू है। पार्किंग का बड़ा इशू है। तीसरा, हमारी बार भी लगी हुई है इस चीज़ के लिए, पार्किंग के लिए। तीसरा है कि ये जो अभी डेली देखिएगा, हम बंदर जो है हमारे यहाँ कोर्ट में इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ 2 से 3 लोगों को काट लेते हैं, और बड़ा चलना भी भारी होता है हमारा सड़क पे, अगर हम निकले उसमें तो भी भारी होता है। एडवोकेट्स भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं, लॉयर और भी, क्लाइंट्स भी होते हैं, clients सभी भी। होते हैं। वो नहीं, मतलब अटैकिंग मूड में रहते हैं आजकल वो। और सर एक है कि नए एडवोकेट्स का जो हम डिस्कस कर रहे थे, कि नए एडवोकेट्स के आने को लेके और उसके स्टार्टिंग के सर्वाइवल को लेके ये बड़ा मुद्दा है, कि नया बच्चा आता है, उसे एटलीस्ट 3 साल फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए, कि तेरे ऊपर कोई चार्जेस उसके नहीं ऊपर है, कोई बर्डन नहीं होना बर्डन नहीं चाहिए। होना चाहिए, कि तुझे अपने ड्यूज देने हैं, तुझे ये करना है, लाइब्रेरी से प्रिंट आउट लेना है तो ये पे करना है। 3 साल का लाइसेंस फ्री होना चाहिए, उसके लिए कुछ बार दे सके एडिशनल दे दे, वरना ये तो फ्री होना ही होना चाहिए। और अक्सर ये भी शिकायतें आती हैं, खासकर क्लाइंट्स ये करते हैं कि गंदगी और ये बारिश के दिनों में जल भराव की बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रेमाइसेस में। सर ये है कि ना, हमारे जब कोर्ट से आते हैं, जो जगह जगह शेड बने हुए थे पहले, कुछ शेड्स टूटे हुए हैं, कि फिर होना भी चाहिए। जब हम कोर्ट से निकले हैं तो चैम्बर तक पहुंचने के लिए क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, मेट्रो से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, तो कहीं भी एक ऐसा शेड वाला एरिया होना चाहिए जिससे अचानक कोई भी चीज़ आए, धूप बारिश किसी भी चीज़ से रुकने के लिए एक शेड वाला, ये कॉर्नर्स पे होना चाहिए। कि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ एटलीस्ट ऐसा एक रेस्ट का एरिया होना चाहिए, चाहे स्टैंडिंग हो, वो मैटर नहीं करता, बट होना चाहिए। लेकिन ये एक बात है कि बीइंग लॉयर, आप लगातार अपने आपने 18 साल की एक यात्रा बताई, आपको सपोर्ट किया। एक और मैं इशू देखता हूँ, और पूरे देश में इस पर बड़ी बात हो रही है, आपके कोर्ट 30 हजारी में भी हो रही होगी, जो महिला वकील हैं, उनकी बात होती है कि उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनके प्रमाइसेस में कुछ जगहों पे वॉशरूम की भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, कि वो, तो इस तरह की क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और बार उसमें किस तरह का काम कर सकती है, या कुछ चेंजमेंट आप देख रहे हैं रिक्वायर्ड हैं, खासकर फीमेल लॉयर या फीमेल एडवोकेट के लिए? कि लेडीज़ वैसे तो ना सिक्योरिटी को लेके तो 30 हज़ारी में कोई समस्या होती नहीं, सब हम डबल ग्रेजुएट होते हैं एडवोकेट्स, मोस्ट ऑफ देम डबल का 5 ईयर का कोर्स है, इससे हाँ, पहले तो हाँ, 3+3 होता था। हाँ, तो सब मैच्योर हैं, सिक्योरिटी को लेके तो कोई खतरा नहीं होता। हाँ, आउटसाइडर्स का थोड़ा कभी ये रहता है कि आउटसाइडर प्रीमाइसेस में एंट्री ना कर जाए। अच्छा, अब कोर्ट टाइम के बाद जब एडवोकेट्स के नंबर कम रह जाते हैं, अपने चैम्बर्स पे होते हैं, तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा इशू होता है, वो हॉकर्स वगैरह को लेके जाता है। एक्चुअली हॉकर्स की भी एक समस्या है, मैं डिस्कस करना भूल गया। तो जगह जगह खड़े हैं, एक प्रॉपर वे में चीज़ें अगर हों तो वेल मेंटेन तो अच्छा रहता है। कैंटीन्स वगैरह का बैठ के हम खाने का एरिया, मतलब एक प्रॉपर वे में कि ये एरिया हो जाए, फूड एरिया है, ये एरिया नहीं, है, लेकिन थोड़ा सा। दो चीज़ें हैं, एक आपने ऑनरशिप की बात की, और दूसरा आप कह रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो सुविधाओं के लिए कहा जा रहा है कि आप इसको रिस्ट्रक्चर करिए, इस प्रोमाइसिस को नए प्रोमाइसिस में कन्वर्ट करिए। आप कह रहे हैं कि ऑनरशिप बरकरार रहे, ये सारी चीज़ें हों, तो जब नया प्रोमाइसिस आएगा तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, तो ये तो विरोधाभास है ना, इसमें कंट्रडिक्शन। देखिए, हम तो ये कहते हैं, आप सुविधा दीजिए, सुविधा के नाम पे शोषण मत कीजिए। हमारा तो सिर्फ ये कहना है, सुविधा के सरकार नाम से पे शोषण शोषण नहीं मत होना चाहिए। कीजिए। अभी हमारे एक्ट के बारे में आया था, हमने अपनी सुरक्षा मांगी थी, हमारी जवाबदेही तय कर दी। ये जो एक नया अभी एक्ट आया है यजवंत जी, इसमें इतना विरोध क्यों था वकीलों का? इसमें विरोध इसलिए था ना कि एक्चुअली अचानक इन्होंने बिल पेश कर दिया,
और ये बिल ये था कि वकीलों की जवाबदेही तय कर दी। हम किसी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में तो आते नहीं, सरकार हमें सैलरी भी नहीं देती या हमारे खर्चे भी बेयर नहीं करती किसी भी तरीके से। तो इन्होंने हमारे ऊपर जवाबदेही तय कर दी कि अगर कोई क्लाइंट लेकिन अगर शिकायत करे, अकाउंटेबिलिटी आपकी अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर तय कर सरकारी दी। एम्प्लॉय जैसी। एम्प्लॉय से ज़्यादा अच्छा। दिल्ली पुलिस के बारे में अगर मैं कहूँ, वो तो पूर्ण रूप से सरकार के अंडर में आती है, सारी चीज़ें सरकार बेयर करती है। वो अगर किसी क्लाइंट के किसी व्यक्ति के बारे में गलत रिपोर्ट कर दे, गलत इन्वेस्टिगेशन कर दे और वो व्यक्ति उस कारण जेल चला जाए, 8 से 10 साल जेल में रहे और फिर कहीं से कोई एविडेंस निकल के आए और वो बरी हो जाए, इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं है किसी पुलिस वाले की कि उस व्यक्ति के 8 साल चले गए, इसके लिए जवाबदेही लेकिन कौन तय वकीलों करेगा? की जवाबदेही लेकिन तय अब कर दी लेकिन आपने। वकीलों के बारे में क्या किया कहा गया कि अगर वो क्लाइंट कल को आके ये कहता है कि वकील साहब मेरा केस सही नहीं लड़े, इन्होंने मेरा केस लड़ने में कमी कर दी इसलिए मैं मुकदमा हार गया, तो फिर हमसे जवाबदेही शुरू होती है। हमसे वो फीस, पैसे, दंड मांगने का अधिकारी है, हम पे अर्थदंड लगाने के ये निर्देश जारी कर रहे हैं, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम सरकार के पास गए थे कि हम समाज का एक अभिन्न अंग है, हम अपने घर से ज़्यादा कोर्ट में अपना समय देते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने कमाने के लिए, समाज की जिम्मेवारियां भी होती हैं। एक वकील समाज के एक बड़े दायरे को प्रभावित करता है, तो उसके लिए हमने ये किया था कि हमें एक प्रोटेक्शन दी जाए। हम थाने जाएं तो कम से कम पुलिस वाला प्रॉपर बिहेव करे, बाहर हमसे बदतमीजी अगर होती है तो एक हमारी कम्युनिटी है सर, हमें कुछ तो सुरक्षा चाहिए समाज में, और उससे अलग चाहिए। डॉक्टर्स के लिए बन रही है, सबके लिए बन रही है, हमारे लिए भी चाहिए। अच्छा, अब यजमान जी, बार की कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखिए बार की खासकर 30,000 कोर्ट Yes, के yes. कॉन्टेस्ट में अगर देखिए हम अभी देखें? मैं 30,000 का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैंने पहले भी 2 बार अटैम्प्ट किया सर, मैं दोनों बार रह गया। मैंने 17 में किया था जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और 22 में मैंने किया वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो कुछ रहा थोड़ा सा मार्जिन, मतलब हम लूज़ कर गए इलेक्शन एट द एंड, और इस बार फिर मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो बार की जो जिम्मेवारियाँ हैं वो सब वकीलों के बीच में से ही गिने चुने लोग, 14 व्यक्ति चुने जाते हैं। वो एक माध्यम है हम सबकी बात कहने की, कोई विशेष अलग से व्यक्ति नहीं बनते। हम सबके बीच में से हम 14 लोगों का चुनाव करते हैं कि जहां अपने हम कष्ट बात को कह सके, जो हमारे पक्ष को रख सके। कल को बेंच अगर कुछ गलत व्यवहार करती है, बहुत मुद्दे आते हैं सर आजकल जुडिशियल ऑफिसर से, तो उनके मुद्दे को सॉल्व आउट कर सके। हमारे आपस के विवाद, वकीलों के केस को लेके, किसी क्लाइंट को लेके, कहीं बाहर कोई भी चीज़ आती है, तो वो हमारा परिवार का एक हेड सेंटर है जहाँ के अपनी हम अपनी बात को कह सकते हैं। बार का ये मेन कार्य है। बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया अपने इंट्रो में, कि हर अदालत में, मैं कई अदालतों में मेरा कितनी कारणों से जाना होता है काम के सिलसिले में, तो मैं देखता हूँ कि कुछ अदालतों में बेहतर व्यवस्थाएं होती हैं। वहाँ पे जो क्लाइंट होते हैं, जो आम लोग हैं, वो ज़्यादा उनके लिए सहूलियत होती है। जो खासकर दक्षिण की अदालतों में अगर मैं देखूँ, साउथ केरला या तमिलनाडु के, जो कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ उनकी डीलिंग है, या फिर जो बेंच के साथ जो मामले हैं, या जो एडवोकेट्स के रिलेशंस हैं, वो थोड़े बेहतर होते हैं। कुछ अदालतों में ऐसा नहीं होता। क्या उसमें भी बार की कोई भूमिका है, हमारे यहाँ एक पे एटमॉस्फेयर, एक माहौल बनाने में? देखिए बहुत सी जगह ऐसा है कि नंबर ऑफ एडवोकेट्स बड़े कम होते हैं। ओके। हमारे यहाँ संख्या बहुत है, हाँ, ये हमारे एक बड़ा क्लाइंट भी रीज़न। बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा कि शायद हमारी एक जितना जिला बार में है उतना शायद किसी किसी आधे प्रदेश में भीड़ होती होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा रीज़न। हमारे यहाँ इतना एडवोकेट हैं कि आप खुद देखें कि कितनी कोर्ट्स हैं, कितना काम होता है, बहुत सारी समस्या तो रहती ये है। तो बार का, दिल्ली थोड़ी सी आप अलग है। चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव तो एक तरीके से नेता नगरी, दिल्ली की विशेषता नेता पूरा नगरी भारत की यहाँ बात है। तो समाहित आपने होता ये है। वकालत से नेता नगरी की तरफ आपका जाने की इच्छा है क्या? थोड़ा सा मैं लाइट करना चाहता नहीं हूँ। देखो नेतागिरी का क्या है, ये तो ये बचपन से था कि नहीं, इलेक्शन देखो लड़ना पहले है? से था। मैंने कॉलेज में भी इलेक्शन कंटेस्ट अच्छा, करने की कोशिश की स्टूडेंट थी, यूनियन का। यूनियन का, तो वो भी हमारे इलेक्शन हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आ गया तो वो बैन हो गए, अब आप इलेक्शन देखिए, नहीं हो आपने पाए। ये बीच में बात डाल दी, इसलिए मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा। जी, जी, ये जो स्टूडेंट इलेक्शन है, हम्म, इस पे बड़ी डिबेट हुई, हम्म, और ये कहा गया कि एक पक्ष है जो कहता है कि स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होना चाहिए, एक पक्ष कहता है होना चाहिए। अब चूंकि आप खुद उस अ, रास्ते से निकल कर आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए स्टूडेंट इलेक्शन तो होना चाहिए। क्यों? यूनिटी का जो भाव आएगा बच्चे के अंदर वो जब ही आएगा जब तक आपको, हम वहाँ पढ़ने जाते हैं, अपना शिक्षा ग्रहण की, जो हमें कोर्स करना है किया और बाहर आ गए,
जब तक हमें इकट्ठे रहने की भावना, हमें एक लीडरशिप लीडरशिप की क्वालिटी जो वो डेवलप डेवलप जब भी होगी, हमें इकट्ठे रहने की चीज़ें जब भी आएंगी, अपना पक्ष रखने की चीज़ें जब भी आएंगी। हमें नहीं पता लगता कि हमने अपना क्या पक्ष रखा। स्कूलिंग होती है, टीचर मॉनिटर बना देती है, वही लीडर होता है बाद में आके, मॉनिटर बना देती है, मॉनिटर डिसाइड करता है, वो भी तो एक लीडर का पार्ट ही होता है सर, क्लास को मेंटेन करना, बिल्कुल डिक्टेट बिल्कुल। करना। घर आते हैं, उसके बाद कॉलेज की लाइफ स्टार्ट होती है। अगर उस समय भी हम अपने बात को ना रख पाएँ, या हमें ये ना पता लगे क्या बात हमें अपोज करना है, क्या किसका हमें फेवर लेना है, तो ये सब जो क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं जो चुनाव लड़ते हैं वो नहीं पता लगती है। जो सपोर्टर्स होते हैं, बच्चे जो पढ़ते भी हैं कॉलेज में और जिनके सामने इलेक्शन होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे लीडर्स किन बातों को रख रहे हैं, किन बातों का विरोध कर रहे हैं। तो जीवन में विरोध की शैली वो कॉलेज से शुरू होती है, वो कहीं से बाहर से शुरू नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो नेता नगरी की चीज़ है ये, किस तरह से अलग है ये सिर्फ एक वकालत करना और फिर नेता नगरी वाली वकालत करना? तो दोनों देखो, आपको बताएं, यहाँ की यंग यंग जो लॉयर हैं या जो इसमें पेशे में आना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि वकीलों का नेता नगरी से बड़ा क्लोज रिलेशन। देखिए ना, आप कितने देश के बड़े नेता हैं, सब वकील हैं। कपिल सिब्बल ले लीजिए, चिदम्बरम जी ले लीजिए, सुब्रमण्यम, तमाम। जी जी। तो ये नेता नगरी का और ये इतना क्लोज जो रिश्ता है, अब आप उस फेरिस्त में आप आ रहे हैं। देखिए, हमारी जो वकालत की हम नेतागिरी करते हैं, या वकीलों के जो बार थोड़ा के हमारा, नेतागिरी वैसा टर्म है। हाँ, नेतागिरी मैं एक्चुअली क्या है कि जब बड़ा फील्ड हो जाता है वहाँ पे कि हम दूसरे लाइन में आता है। हम यहाँ अगर रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करते हैं, हाँ, तो कि बार एसोसिएशन का चुनाव है, हमें इसी प्रेमाइसिस में रहना है, अपने केस करने हैं, टाइम फ्रीज होता है, उसी में से चुनाव लड़ना है, उसी में से जीतना है, वहीं बैठना है। हारने वाले भी यहीं बैठेंगे, जीतने वाले भी यहीं बैठेंगे। उनका भी वर्किंग एरिया यही होगा, और जो रह गए उनका भी एरिया यही होगा, कुछ नया एरिया चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो बड़ा दो अंतर नहीं सवाल आता। और आ गए इसी आपके जवाब से। तो मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि 30,000 कोर्ट में या किसी भी अदालत में जब कोई एंटर करता है, तो एक तो पीड़ित होता है और दूसरा वो व्यक्ति होता है जिसने पीड़ा पहुंचाई, यानी एक्यूज्ड और विक्टिम। बिल्कुल। अब 30,000 कोर्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ये पता चला, जैसे आपने भी, आपसे ही पता चला, आपसे मैं जब बात कर रहा था शुरू में पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, कि पहली दिक्कत है कि भाई, एक आपने बताया कि बार की भूमिका पार्किंग को लेके थी, बार की भूमिका पानी उपलब्ध होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, नए जो लोग हैं उनको मोटिवेशन होना चाहिए, ऑनरशिप का मामला था, ये सारी चीज़ें आपने बताई। जी जी। तो पार्किंग का ठीक है, मैंने एंट्री की, तो आप बार कैसे उसको और सरल कर सकती है जहाँ पे जगह ही नहीं है? हाँ, क्योंकि बार को सरल करने का एक तरीका होता है कि ना, हमारा यहाँ स्ट्रेस, तो मैंने सुना है कि कभी कभी हियरिंग छूट जाती है वो वकीलों की। एक्चुअली स्ट्रेस लेवल को कम करना ही एक तरीका है। जब तक हमारे पास प्रोमाइसिस नहीं है, हम उस नया, हम इतना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो पार्किंग के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी संख्या को हम बढ़ा के, जो लाइन है जो वकील साहब से जल्दी है या कोई अर्जेंसी में है, तो उसकी चाबी एक हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय होंगे वो लेके गाड़ी को लगा के बाद में वो हैंड तो ओवर कर सकते हैं। बार एम्प्लॉय को पैसे बार देती बार पार्किंग? एम्प्लॉय को पैसे अच्छा, देती है, यहाँ पे बार तो के आप कह एम्प्लॉय रहे हैं को। आप इसको बढ़वा देंगे हम इसे बढ़ाने की अगर कोशिश आप आते करेंगे। हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर में? मैं आता हूँ तो ये मेरा एक बड़ा मुद्दा होगा कि मैं इसको रखूंगा कि सर इनकी संख्या बढ़ाई जाए। 2 से 3 लोग इतनी गाड़ियों को मैनेज नहीं कर सकते सर, हज़ारों में गाड़ियाँ आती हैं डेली। हम उम्मीद करें कि एक साइड में 3 एम्प्लॉई हैं, एक साइड में 3 एम्प्लॉई हैं, वो मैनेज कर लेंगे, तो बड़ा इम्पॉसिबल सा, और वो बेचारे समस्या में भी रहते हैं। अच्छा, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि कोई आदमी एंटर करेगा, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो नहीं। बेंच ही हो, बार हो, कोई भी हाँ हो, हाँ। और कोई क्लाइंट भी हो, तो वो गाड़ी में आके चाबी दे नहीं, सकता है? क्लाइंट के लिए अलग पार्किंग है। अच्छा, अलग पार्किंग। हमारे एडवोकेट्स की पार्किंग इनसाइड है। हमारे कोर्ट में एक पोर्शन है कि ब्लॉक में, वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कोर्ट से बाहर हमारा मोरी गेट पे है पार्किंग एरिया, हमारा तिकोना पार्क है, हाँ, तो तो वहाँ पे उसमें गाड़ी आप, लगा सकते हैं हाँ क्लाइंट्स, हाँ हाँ, वो इश्यू नहीं है। तो उसमें आप चाबी दे देगा तो इजीली वो वहीं से चाबी ले ले, बिल्कुल तो आसान रहेगा। बिल्कुल। हाँ, ये तरीका हो सकता है, बेहतर हो सकता है। बाकी जो आप लाइब्रेरी का बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि बैठने का एरिया हो, आप एक और जिक्र कर रहे थे कि जैसे होली, दिवाली, रमज़ान, ईद, ये सब त्यौहार देखिए, होते हैं, हालांकि इसमें तो कोर्ट बंद रहता है, लेकिन अगर नवरात्र में कोई व्रत है या रोजे चल रहे हैं, तो देखो, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोई हाँ जगह भी। हाँ, देखो, हमारा अपना ये है कि हमारे पास सब धर्मों के लोग यहाँ वकालत करते हैं, चारों धर्मों के लोग करते हैं। और इसमें ये है कि हमारे पास एक ऐसा, एटलीस्ट हम एक ऐसे प्रीमाइसेस अपना अनाउंस कर दें
कि भाई ये एरिया है, जब भी किसी को अपने धर्म से संबंधित कोई इबादत पूजा करनी हो या रेस्ट जो भी करना हो, वो उस जगह को इस्तेमाल कर सके। पर्टिकुलर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या सब चर्च कुछ नहीं, एक जगह हो जाए कि हाँ, वहाँ पे एक आराम से कर, जहाँ हाँ दूसरा डिस्टर्ब ना कर डिस्टर्ब सके। डिस्टर्ब ये तो अच्छा अभी ये उपलब्ध नहीं है ऐसा मतलब हमारे कोर्ट प्रोमाइसिस में मंदिर है, किसी और कोर्ट जगह है, में, ऐसा आपने देखा है एक बन जाए एक एरिया तो कि बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ अच्छी थोड़ी सी ये हो जाता है कि वो अगर किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और उनकी उस समय आस्था चल रही है, जैसे रमजान है, नवरात्रि हुए, कुछ भी हुआ, तो उस समय में थोड़ा उन्हें एकांत चाहिए कि वो आराम से बैठ सके। दूसरा एक अपनी फाइल लेके आके वहाँ बैठ गए, एक दूसरा आ गया, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ये हो जाए कि भाई ये यहाँ पे अपनी पूजा वाला एरिया है कि कोई भी कर सकता है अपनी जिससे भी जो करना है वो ऐसा नहीं। बंदरों का इशू आपने बताया, लेकिन ये मैंने देखा है कि सिर्फ आप 30,000 कोट तक सीमित नहीं है। हर जगह जो इस तरह के मवेशी हैं या बंदर हैं या जानवर, इनकी प्रॉब्लम्स है। 30,000 कोट में चूंकि आपने बताया, शॉकिंग इसलिए है कि रोज़ाना 3-4 लोग अगर शिकार हो रहे हैं, तो 100-150 लोग आप महीने में बंदरों के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे तो फिर एक डॉक्टर रखना चाहिए जो हमेशा 30,000 कोट में मौजूद लेकिन रहे। ये है ना, पास में रिज है हमारे पास, अच्छा, तो वहाँ से बंदर आ जाते हैं सर। लेकिन संख्या इतनी बुरी है कि हमें कई बार अपनी गली पे भी रुकना पड़ता है। 15-15, 20-20 लोग, 10-10 मिनट तक हमें वेट करना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा संख्या होती है बंदर्स की। वो मतलब कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूर निकाला जाएगा। जरूरत है। वो माध्यम कुछ भी हो तो बैठ के ही पता लगता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ मुझे वर्जन देना, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बट ये तो आने के बाद ही तय होता है, पक्ष रखा जाएगा कि ये मुद्दा है, इसका सोल्यूशन चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा लाइट बात करेंगे हम आपसे कि एक तो ये है कि आपने कहा कि ये बड़ी आइडियल लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। कोई भी आपने चाबी दे दी, आपकी गाड़ी आपको उपलब्ध होगी, रिलैक्स हो गए, आप हियरिंग के लिए चले गए। बंदर विहीन 30,000 कोट, ये भी एक बड़ा आइडियल है। कितना बहुत सारे लॉयर तो बड़े खुश होंगे कि बताइए एक भी बंदर नहीं है 30,000 कोट में, ये सपने जैसा है। सपना सच हो गया, एक भी बंदर, अभी तो सपने जैसा। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। ये वैसे ही है जैसे कि 15 लाख रुपए मेरे खाते में आ गए, ये उस तरह का है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये कैसे लगे लोगों को कि आप जो कह रहे हैं वो हार्डकोर जो नेता नगरी होती है उस तरह की आपके सिर्फ बातें नहीं है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपको अवसर दिया जाता है 30,000 कोट के जो मेंबर हैं उनके द्वारा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा था कि मैंने यहाँ पहले भी कोशिश की है, नहीं आ पाए, लेकिन इतना अपने पर भरोसा भी होता है कि हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, हम इन्वॉल्व भी रहे हैं, किसी ना किसी को लड़ाया बनाया भी है, पक्ष रखे भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपना पक्ष ना रखा हो, पक्ष भी रखना आता है, अपनी बात कहनी भी आती है, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं तो आप बेंच ये से कह भी रहे हैं कि कहनी आप आती है। भाग दौड़ लड़ झगड़ के काम करा हम माध्यम बन सकते हैं, काम करा सकते हैं। मैं ये आपको मतलब एक विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आता हूँ तो मुझे एक सत्र नहीं चाहिए कि मैं इस बार सीख लूँ कैसे काम होता है। हम सब जानते हैं क्योंकि हमने कॉलेज में किया हुआ है, समस्याएं सॉल्व भी कर रखी हैं, देखी भी हैं। अच्छा, विल नहीं होती, विलिंग पावर नहीं होती, विल पावर नहीं होती, क्या वजह क्या रहती है? कि मैं तो देखता हूँ कि हर इलेक्शन में, सिर्फ बार का इलेक्शन नहीं, हर इलेक्शन में ये एक अवसर होता है जब इलेक्शन हो रहा होता है, इलेक्शन जब डिक्लेयर होता है, उसके बाद एक ऐसा 1-2 महीने का या 1-2 हफ्ते का ऐसा समय होता है जब सब कुछ बाहर जैसा होता है, अच्छा लगता है, कानों को बड़ा अच्छा लगता है, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर एक वक्त के बाद जब इलेक्शन हो चुका होता है तो जैसे बिटिया का विदा हो जाती है, तो जैसा सूना घर वैसा, तो ये सूना 30,000 कोट नहीं होगा इलेक्शन के बाद, और यहाँ पे कुछ गुलो गुलजार चीजें होंगी। इसमें बड़ा क्लियर सा है कि मैं तक जहाँ समझता हूँ कि अगर एक बार मौका मिला तो तो आप सूना नहीं होने दोबारा देंगे। मौका तो हम ले लेंगे। अच्छा, वो अपने काम के आधार पे होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप एक बार तो झूठ बोल के धोखा दे के आ सकते हैं, लेकिन आप दोबारा नहीं आ सकते। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, करने की क्षमता नहीं है, आप उसमें बहाने देखते हैं, बहाना नहीं होता किसी चीज़ का भी। इस बार मशीन से इलेक्शन हो रहा है आपके? इस बार हमारे शायद मशीन अवेलेबल, ये बार की डिमांड थी या नहीं, ये कोर्ट का ऑर्डर था कि मशीन से होगा, बट शायद अवेलेबिलिटी का भी कंफर्म नहीं है कि तो फिर मिलेंगे या नहीं बैलेट से मिलेंगे। होगा? फिर बैलेट से होगा। लास्ट टाइम मशीन से हुआ। आप किसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? जिससे भी हो जाए, वोटर्स को नहीं, वोट फिर भी डालनी है, है। फिर भी एक सर देखो, बैलेट से खतरा होता था कि वोट ना बिगड़ जाए,
या सब मैच्योर हैं, अगर ये proper कंट्रोवर्शियल डालते होगा हैं। तो वो कट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं, नहीं। लेकिन फिर भी आप किससे प्रेफर कर रहे हैं, नहीं बैलेट या कट करने की कोई इश्यू नहीं है सर, लेकिन जिससे हो जाएगा उससे हमारे लिए इक्वल है, क्योंकि वो लोग वोट डालनी है वोटर्स को, उन्हें ये देखना है कि वो किस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, किससे उन्हें अपेक्षाएं हैं, किस समझते हैं कि हाँ कौन हो सकता है। और मेरे पास तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादातर वोटर्स को पता ही है कि हाँ भाई कोशिश में मैं लगा रहता हूँ, मुद्दा कोई भी हो हम नॉन एक्टिव मान कभी नहीं लीजिए कि रहते। एक एक हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जी जी। मान लीजिए कि मैं वोटर हूँ 30,000 कोर्ट का मेंबर हूँ मैं, और आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे आपको राज़ी करना है कि मैं आपको वोट दूं, और मैं नया फर्स्ट टाइम मुझे वोट करना है। तो आप मुझे क्या मुझे कैसे आप कहेंगे कि मैं करूं, मैं आपको वोट दूं, मुझे आपको मनाना है? मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि 30,000 कोर्ट में मुझे प्रैक्टिस करनी है। एक तो मेरे लिए टॉपिक हो सकता है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे आप एक फ्रेंडली माहौल देगी बाहर, तो आप मुझसे क्या ऐसा प्रॉमिस करना चाहते हैं या कर सकते हैं? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जब आपसे मैं वोट मांगने की स्थिति जी। में आऊँ तो मैं आपको एश्योर करूँगा कि आपको यहाँ व्यवहार दूसरा नहीं मिलेगा। अगर आज मैं आपसे जिस लहजे में बात कर रहा हूँ तो ये लहजा मेंटेन रहेगा, ये और अच्छा हो सकता है, ख़राब नहीं होगा। और आपके साथ मैं हूँ, आप वोट दें ना दें, मेरी जीत हो या हार हो, मेरा व्यवहार ऐसा कैसे ही रहेगा, जो मुझसे क्षमताएं होंगी मैं पूरा प्रयोग करूँगा। और जो उनकी समस्याएं, इतने तो अब हमारी वकालत हो गई कि जनाब समस्या तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं पूरी। ऐसा कभी हुआ जब आप शुरू में आए थे 2007-8 में, उस वक्त मेरे ख्याल से दिल्ली में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी और 6 में सेंटर में, कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में उस वक्त किसी आपके कांग्रेस की। सीनियर ने, आप गए हों कभी बेंच के पास, आपको झड़क दिया हो और आप बड़े उदास हो गए देखिए हों, अब और अगर कश्मीरी गेट में आप बैठ के कह रहे हो कि अरे कहाँ फंस गए, ये कहाँ वकालत कर ली हमने? देखिए कभी जो हुआ ऐसा? कभी बड़ी नहीं निराशा हुई हो कि नहीं, छोड़ दें क्या ये नहीं, सब? जब वो जो दौर था, जब जुडिशियल ऑफिसर इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे, हम्म। बहुत कोई रेयर होता था, वहाँ पहले ही पता लग जाता था। सीनियर्स बोलते थे बेटा थोड़ा देख के जाना, ये रफ बोलेंगे तो कोई बुरा मत मानना, ये अधिकारी है। अब नॉर्मल में हो जाता है। अब जजेस का जो है ना व्यवहार, वो काफ़ी जजेस का रूड वाला है कि वो ये देखते हैं कि मैं अधिकारी हूँ और ये सामने वकील आ गए, हम भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, बट उनकी नज़र में वो रिगार्ड नहीं रहता। उन्हें लगता है कि हम कुछ लेने आ गए। हम लेने नहीं आ रहे, हम पक्ष रखने आ रहे हैं, हम कोर्ट से कुछ ले ही नहीं रहे। अपना पक्ष रख रहे हैं, आप दीजिए जो आपको देना है, हम तो फीस क्लाइंट से लेंगे, कोर्ट से तो हम कुछ नहीं ले रहे। हम तो कोर्ट को बता रहे हैं कि सर इस मैटर में ये आप देखिए, दोनों पक्ष को सुन के जो डिसीजन देना दीजिए। बट एटलीस्ट हम ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, रिगार्ड उनका भी बनता है। और ये हमारा एक बड़ा बार का भी मुद्दा रहता है। हमारे जो बार के पहले अध्यक्ष रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, उन लोगों ने उठाया भी है। कई बार होता है कि कई जजेस के खिलाफ लिखते भी हैं, वो करते भी हैं। कई जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह रहते हैं, हाई कोर्ट तक भी रहते हैं, वो भी ऑब्जर्वर तक भी आए हुए हैं यहाँ पे उनके व्यवहार को देखने। तो बार कैसी है उससे ये इनका जजेस का व्यवहार जरूर तय होता है। इन्हें दिखता है कि अगर बार मजबूत है, अच्छी है, समझदार है, अपने पक्ष को रख सकती है, पढ़ी लिखी है, वकालत भी जानती है, सारे काम कर सकती है, तो उससे थोड़ा बेंच पे तो प्रेशर बनता है, सीधा सीधा बनता है। पहले मुकदमे के बारे में बताइए, जो आपको पहला आपका सोल मुकदमा मिला, और उसने आपको क्या सिखाया, और उसका एक्सपीरियंस आप कैसे पुट करेंगे बार एग्जीक्यूटिव बॉडी में? देखिए जो मुकदमे हमने स्टार्ट सर के पास की, मैंने बताया था जागर सर के पास मैंने जो स्टार्ट आपका किया सोल, था। मतलब हाँ हाँ किसी के सपोर्ट में नहीं, जब हाँ आपने हाँ अपनी चैम्बर आपको मिल गया और जी उसके जी। बाद चैम्बर सब काफ़ी बाद में मिला है, लेकिन उससे पहले केसेस करने लगे अच्छा, थे हम। उससे पहले। हाँ, उससे पहले केसेस करने लगे थे। तो जो मुकदमे आए हैं, क्रिमिनल का मैटर था, एक बेल थी, उस बेल को करना, उसमें चीज़ें देखनी। जब तक सीनियर थे तो उसे रहता था सर पे बड़े का हाथ है, फिर ये लगता था डिसमिस ना हो जाए, डर रहता था कि क्लाइंट का नुकसान ना हो जाए। सबसे बड़ा जो अकेले होने के बाद आता है, एक ये डर आता है कि मेरी रेपो खराब। पहले तो ये था कि सर का मैटर है, सर का खराब होगा, सर का अच्छा होगा, हमें सर ने भेज दिया, हमें पेश होना है। क्रेडिबिलिटी का एक, क्रेडिबिलिटी का मुद्दा बनता था कि मैं पेश हो रहा हूँ, अब मैं सामने आया हूँ, नुकसान फ़ायदा मुझे है, व्यवहार मेरा बिगड़ेगा, माहौल मेरा क्लाइंट्स में, वो कहेगा भाई वकील साहब ने अच्छा नहीं किया, ये कर देते तो ये कर देते। थोड़ा सा प्रेशर तो होता है जब पहला मुकदमा आता है। तो वो ये समझ लीजिए जैसे बोर्ड का आप एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा ही होता है, उतना ही प्रेशर होता कुछ है। ट्रेनिंग सेशन भी बार करता है क्या नए वकीलों बार के बार लिए? बार कोशिश करता है अभी, मतलब कभी कभी 30,000 कोर्ट में कुछ ज़्यादा इस नहीं तरह? होते अभी, लेकिन जैसे दूसरी कोर्ट्स में आपको लगता है कि जो नए न्यूकमर्स हैं उनके लिए बार को इस तरह के कुछ सेशन की व्यवस्था करनी चाहिए,
नहीं, बार देखो, या बार वक्त की कमी है या कुछ? बार को जो जैसे साकेत कोर्ट्स में हो जाता वो करते हैं, द्वारका में भी करते हैं, दूसरी कोर्ट्स में करते हैं, रोहिणी भी होता है, तो हमारी कोर्ट में भी होते हैं, बट एक रेगुलर बेसिस पे ये तो जो बेंच है उनसे ट्यूनिंग बन के ही तय होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के कोर्ट जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं वो ये ट्रेनिंग देने आते हैं, हमारे सीनियर्स तो करते रहते हैं काउंसलिंग। हमारे 30,000 ऐसा सेंटर है कि इसमें जगह जगह आप देखें कि एडवोकेट्स के ग्रुप बैठे रहते हैं, किसी और कोर्ट में नहीं मिलेगा आपको। हमारे पास सिविल साइड जाएंगे तो वहाँ पार्क में कैंटीन, गोल तो कैंटीन वहाँ है, पे काउंसलिंग का तो वो प्रोसेस चलता काउंसलिंग का है। प्रोसेस है। और एक क्वालिटी और है कि हमारे यहाँ इतने सीनियर एडवोकेट मिल जाएंगे, अगर मुझे कोई भी समस्या है और मुझे रास्ते में 4 वकील साहब बड़े मिले मुझसे, मैं पूछूंगा तो मुझे बता देंगे। ये ग्रेस है यहाँ का, ना उन्हें फीस क्लेम करनी ना कुछ करना। वो मुझसे पूछेंगे, मैं कहूँगा सर एक समस्या है, ये मेरा मैटर, मैं क्या करूँ, तो मुझे बैठाएंगे, 2 मिनट बताएंगे, बेटा ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। मतलब यहाँ गाइडेंस प्रॉपर आज भी मिलती है। बेंच का आपने जिक्र किया, तो ये भी है कि बार के इलेक्शन को बेंच डिसाइड करती है? नहीं, बेंच डिसाइड नहीं करता। कैसे डिसाइड होता है? ये डिले भी होता है, कभी नहीं भी होता है? देखो, डिले तो इस बार थोड़ा सा हमारा ना बेंच का इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया। एक्चुअली हम ही लोग कोर्ट में गए इलेक्शन को मांगने को लेके, और इस बार बेंच ने 4 डेट हमें अलग अलग दी इलेक्शन कराने की, तो उनका इंटरफेरेंस तो थोड़ा सा बढ़ गया। जो हमारा अपना इलेक्शन था वो दूसरे लोग लीड करने लगे। अब वो हमें बताते हैं कि इलेक्शन हमें कब लड़ना है, क्या रूल्स होंगे। अब आप ये भरोसा मानिएगा कि एक वोट बनवाने के लिए जितने हमें प्रोसेस में गुजरना पड़ा, पहले हमें 12 अपीयरेंस देनी पड़ी अपनी, कि मैं 12 अपीयरेंस दे रहा हूँ विद इन ए ईयर की, तो मुझे वोटिंग राइट मिलेगा। आपके यहाँ तो फेक वोटर का कुछ मामला नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है सर। उसके बाद भी एक इन्होंने कंपल्शन लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है लगा दिया, आपने लगा दिया। हालांकि हमारी बार काउंसिल ये कहती है कि अगर आप 5 मुकदमे देने हैं आपको मात्र, तो हम एक वकील वाली जो सक्रियता है कि हम एक्टिव एडवोकेट हैं, 5 साल आप मुकदमे दे दीजिए, अच्छा। तो आपका वो उसमें रजिस्टर में रेन्यू हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिसिंग में है, आप प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। बट इन्होंने वोटिंग के लिए 12 अपीयरेंस कर दी, वो भी हमने मान लिया। फिर एक प्रॉक्सिमिटी कार्ड इशू करा दिया। जब हमारे पास बार काउंसिल का कार्ड है, बार एसोसिएशन का कार्ड है, तो उसके बाद एक प्रॉक्सिमिटी कार्ड का एक नया इशू बना दिया, जिससे हमारे वोटर्स की संख्या थोड़ी कम हुई यहाँ पे। वो मुद्दा है। तो ये ऐसी चीज़ें ना थोड़ी सी डिस्टर्ब करने की होती हैं। एक केस फाइल करना आसान हो गया एक वोटर बनने से। अच्छा। एक वोटर बनने के लिए खर्चा भी लगभग बराबर ही पहुंच गया। 50 से 70 रुपए का हमारा एक वोटर बनने का खर्चा बैठ रहा है। इसमें इतनी 20-20 पेज की कॉपी लगा रहे हो आप, फोटो कॉपी करा के लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो सारा एक, और प्रोसेस है 4-4 बार आपको जाना पड़ रहा है। ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर आपको दोबारा पूरा रिफाइल करना, तो बड़ा गलत वो कर दिया इन्होंने, प्रेशर। हम अब आखिरी हिस्से में इस पॉडकास्ट के, एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ, और वो ये कि न्यायालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। तो वो कहते हैं ना कि इंसाफ का मंदिर और ये सारी चीज़ें। जब वहाँ इलेक्शन होता है तो इलेक्शन की गुणवत्ता, उसकी जो एक शुचिता, एक शब्द होता है कि उसका एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। आपसी जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वाद विवाद होता है या अपनी बात रखने का तरीका, लहजा, सलीका होता है, वो बेहतर हो, अप टू द मार्क, ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। हमने देखा है कि जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उसमें हमेशा इसकी गुणवत्ता की कमी का जिक्र हो रहा है इन दिनों, भाषण और ये सब। क्या बार के इलेक्शन में, आपका जो इलेक्शन चल रहा है 30,000 कोर्ट का, इसमें इलेक्शन कैंपेन किस तरह का चल रहा है? आपसी जो आप लोगों के प्रतिद्वंदी हैं उनके बीच में किस तरह का वाद विवाद चल रहा है? क्या आप लोग उस गुणवत्ता को मैनेज कर रहे हैं, और क्या उसमें बार की आप भूमिका को देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ के इलेक्शन में अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मेरे सामने जो 2 बार कैंडिडेट जीते हैं, पहले 2017 में मनीष शर्मा जी हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम सिटिंग, वो जीते थे। 2022 में गिरीश कौशिक जी जीते थे, और दोनों ही मुझसे बड़े कंफर्टेबल हैं। मैं उनसे कंफर्टेबल हूँ, मैं चाय भी पी सकता हूँ, खाना भी खा लेता हूँ उनके पास। इवन बाकी जो लोग लड़े थे, जो उनके, मैं क्योंकि दोनों बार रनर अप मैं रहा, अच्छा। तो उनके बाद भी जो रहे उनसे व्यवहार आज तक मेंटेन है, तो कभी हमारा बनता नहीं है। हाँ, एक कोशिश इस बार हम सोच रहे थे कि इलेक्शन के दौरान एक कंपेनिंग, वैसे तो हम डोर टू डोर जाते हैं, सबके पास रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, फेसबुक भी मीडियम है, ट्विटर सब चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम,
ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है सबसे कोशिश करते हैं, बट हम जो अपनी चॉइस एक कॉलेज टाइम को देख के मुझे होती थी कि एक प्लेटफॉर्म एटलीस्ट ऐसा हो, एक डेट डिसाइड किया जाए बिफोर इलेक्शन कि एक पोस्ट के लोग आए सारे अपने अपने पक्ष को रखें, उनकी डिबेट, कॉमन डिबेट होनी आप चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं की हमारे तरह? यूनिवर्सिटी में होता था सर, हमारे अच्छा। मेरठ में पढ़ा हूँ, वहाँ से होता था। अच्छा। वो शाम को इकट्ठे होते थे, हाँ, जिसमें एक मौका मिले एनालाइज करने, आकलन करने का 20 25 50 लोग बैठ गए, आप कॉमन खड़े हो गए, अब हम चुनाव लड़ रहे हैं सर, हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं पूरी कोर्ट को, और हम 50 लोगों के सामने तो एटलीस्ट पेश होना चाहिए उससे पहले। वो चुने, हमें क्यों चुने, उनके प्रश्न आए, हमारे जवाब हो, ये शंका जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, तो सर ये उनका भी वो राइट, खुले में आए, सारे लोग क्वेश्चन पूछें। और मैं तो कहता हूँ कि एक एक पोस्ट वालों को इकट्ठे बुला लीजिए, आप 2-2 घंटे का रख लीजिए सेशन, 1-1 घंटे का रख दीजिए, जो इलेक्शन कमीशन है। हाँ, एक आदमी मॉडरेट करे और उसके बाद देखो हम मीडिया से कुछ भी कह सकते हैं, मैं बड़ा सुंदर फोटो बना के भेज सकता हूँ, बड़ा सुंदर मैसेज लिख सकता हूँ कहीं से भी कॉपी करके, लेकिन जो मेरा अंतर्भाव है, जो मेरे अंदर का, वो तभी आएगा जब आप, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमताएं क्या है, वो या तो अंदर आके पता लगे या फिर सबके सामने ओपन मंच से रखी जाए। तो ओपन मंच पे अगर डिस्कशन का एक पॉइंट बन जाए तो वो बेहतर होता है। रिप्रेजेंटेशन का आपने जिक्र किया, रिप्रेजेंटेशन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सर? ये समझिए आप जो ये लाइबिलिटी है या एसेट है? दोनों चीज़ें हैं सर। लाइबिलिटी इसलिए है कि जब एक 50 साल की प्रैक्टिस वाले एडवोकेट आपको वोट दे के आते हैं तो ये आपका एसेट है कि इतने पुराने व्यक्ति ने आपको वोट दी तो कुछ मान के दी। लाइबिलिटी एक नया बच्चा है, वकालत में आया, जिससे आपने पूछा कि आप नए आए, आपने मुझे वोट दी बड़ी उम्मीदों के साथ, तो मेरी लाइबिलिटी है आपकी तरफ, और जो उनका मुझे आशीर्वाद है वो मेरा एसेट है। कितने लोग मुझे आने के बाद, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, तो ये एसेट भी इस तरह से। ये एक्स्ट्रा किसी भी वकील के लिए ये एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है कि आप अपनी वकालत भी करें, फिर आप भी रिप्रेजेंटेशन का एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपके ऊपर वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, तो इसको हैंडल कैसे करेंगे आप, देखो या कोई कैसे करता है, ये एक जिम्मेदारी है? मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ते हुए भी हमने यूनियन वाला भी देखा था, तो यहाँ भी जो जिन्हें पहले से है वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, उन्हें तो फिर मज़ा आता है कुछ लोगों को लाइबिलिटी उठाने में, तो शायद मुझे तो मज़ा ही आएगा लाइबिलिटी उठाने में, कुछ ऐसा चांस मिलता है तो हम भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं। चीज़ें हैं कि अपने अंदर लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे समस्याएं दिख रही हैं, एक माहौल है कि जैसा लीडर होता है अगली जनरेशन वैसा ही बनने की कोशिश करती है। जैसा मैं बन के आऊँगा, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो लोग मुझे लाइक करेंगे, और अगर मैंने अच्छा किया तो अगले वाला जो आएगा वो शायद फॉलो करे, कि सही को फॉलो करने का पहले से ट्रेंड है, और सही लोग ही बार बार अंदर आने की कोशिश करते हैं, वही रन करते हैं। कुछ ऐसा 30 हजारी कोर्ट के बारे में या अपने पेशे के बारे में, क्योंकि आपका ये कर्मस्थली है, आपने लंबा समय यहाँ बिताया है, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आप उसके बारे में कहना चाहते हैं, आपका और 30 हजारी कोर्ट का जो रिलेशन है, जो एक रिश्ता है, किसी का भी होता है, उसको आप कैसे बताएंगे, कैसे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या भाव है आपका इसके प्रति? एक इमोशन कनेक्ट है, एक कनेक्ट। इमोशन तो ये होता है कि जब बच्चा ना माँ की गोदी में लेटा होता है तो हर चीज़ से दूर होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव किसी चीज़ का नहीं पड़ता। तो जब तक हम कोर्ट में रहते हैं हम भी बिल्कुल फ्री रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं, ये लगता है ये सब कुछ दुनिया है। जब हम कोर्ट में होते हैं हमें दुनिया ही की यहीं समाहित लगती है कि सारी कोर्ट है। घर से ज़्यादा बेटर फील होता है? सारा समय सारा यहाँ निकलता है, घर तो सोने का पार्ट रहता है सर, मैक्सिमम समय यहाँ निकला, सारे दोस्त होते हैं, खाना साथ, पीना साथ, चाय कॉफ़ी कुछ भी लेते हैं, सब इकट्ठे बैठना, सब चर्चा करते हैं, सब बातचीत करते हैं आपस में, एक दूसरे के परिवारों को शायद यहाँ ज़्यादा अच्छा निभा लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा। शायद अपने रिश्तेदारों के पास हम नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ को तो ऐसा है कि अगर 200 किलोमीटर दूर भी है तो मेरे सगे भाई जैसा है। डर क्या है सब? कभी डर लगता है कभी ये छूट जाए कोर्ट, कभी अचानक से कुछ ऐसा हो, कभी ये डर लगता है? सबसे बड़ा डर क्या है आपका? डर तो सर कभी सोचा ये कि 30 हजारी कोर्ट अगर मेरी जिंदगी में नहीं होता तो क्या होता, तो शायद या ना हो? नहीं, अगर ना हो तो फिर शायद एकांत वाला जीवन चला जाए और आदमी फ्रस्ट्रेशन में ही चला जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि एकांत वाला जीवन, अब 30 हजारी में वकालत करने के बाद व्यक्ति
अकेलेपन ये का मैं जीवन आप नहीं जी ये व्यक्तिगत सकता। आपका नहीं, मैं अपने प्रश्न। बारे में भी कहता हूँ, अब मैं अकेलेपन का जीवन नहीं जी सकता कहीं। अगर मुझे शाम सुबह से शाम तक 10 15 20 दोस्त ना मिले तो ये लगेगा जीवन में कुछ मिला नहीं शायद। आपकी जिंदगी का सबसे प्रिविलेज चीज क्या है जो आप चाहते ही थे और वो आपको मिली? वकालत है, ये कोर्ट है, ये प्रमाइसिस जो आपको मिला, या इस प्रमाइसिस में आने के बाद जो लोग आपको मिले? आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है देखिए, पिछले 18 सालों हाँ, की? जब आए थे फर्स्ट डे तो मन में एक चीज़ थी कि जब घर से भी आए थे तो मम्मी मेरी अब नहीं रही, 2018 में उनका देहांत हो गया था। तो मेन चीज़ ये थी कि ना, हम जो कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई ये ना कमी निकाले कि ये व्यक्ति यहाँ गलत है। और अब तक का आशीर्वाद ये है कि खुले मन से इतना कह सकता हूँ कि अब तो सारी कोर्ट्स अलग अलग हो गई, पहले कोर्ट एक थी कि जो मेरे ऊपर ऊपर वाले ने जो इनायत की है वो ये है कि मैंने अपने आप को सही रखा है आज तक। मेरी नज़रों आपकी में सबसे बहुत से बड़ी लोगों की आपकी नज़रों पूंजी, आप ये कह रहे हैं कि 30,000 मेरा कोर्ट मेरा में जो मेरा आपकी। चरित्र और मेरा व्यक्तित्व है। मैं अपना मानता हूँ कि मेरी पूंजी ये है कि मैं अपने आप को बचा के रख पाया। जैसा मैं था वैसा यूँ अपनी जो मेरी शैली है मैं उसी पर चलता हूँ। मेरा बनावटी जीवन जीने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी और शायद भगवान मुझे ऐसा जीवन पे लाए भी नहीं। बेंच के साथ आपके रिलेशन किस तरह के हैं? ठीक है, व्यवहार ठीक रहता है। मतलब ऐसा मेरा कभी बहुत रेयर कभी एग्रेशन के 2-4 इंसिडेंट रहे हैं, तो उसमें भी फिर ये रहता था कि हम अपनी बार को कॉल कर लेते थे, बार आके डिसॉल्व कर देती थी मैटर को। बाकी नॉर्मल ही रहता है। देखिए, व्यवहार के बाद व्यवहार है। आजकल जुडिशियल ऑफिसर थोड़े से एग्रेशन में बोलते हैं, तो ये हमें भी समझ में आ गया कि एग्रेशन में बोलते हैं, हमें शांत रहना है। तो ये व्यवहार ठीक है हमारा, ऐसा कुछ गलत नहीं है। आई थिंक 21 तारीख को इलेक्शन है आपके यहाँ। हमारा 21 को इलेक्शन है, 21 मार्च। सबसे बड़ा डर क्या है आपको इलेक्शन को लेके? कुछ भी नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंट है आप जीत रहे हैं? लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है और सारे भाइयों का साथ मिल रहा है कि ये है कि हाँ, बाकी तो देखो ऊपर वाले को करना है, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। आखिरी सवाल है मेरा, आप चाहें तो इसको क्विट भी जी कर जी, सकते बताएं हैं, आप बताएं ना भी बताएं। बताएं। आपने 18 साल के अपने करियर में जी जी। कई सारी बार अध्यक्ष के साथ काम किया, कई सारे लोगों के साथ काम किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ काम किया, बेंच के साथ। किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र आप करना चाहें, या किसी ऐसे मोमेंट का आखिर में आप जिक्र करना चाहें जिसने 30,000 कोर्ट के लिए वो काम किया जो बहुत ज़रूरी था, या 30,000 कोर्ट को कुछ ऐसा दे के जो व्यक्ति गया, और वो हो भी सकता है इस कोर्ट में और नहीं भी हो सकता। जी जी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है कि यार ये एक आइडियल व्यक्ति था, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। व्यक्ति हो, कोई काम हो जिसके बारे में आप बात करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति का कई चेहरे हमारे कोर्ट पे ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी लीडर्स ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें देखें तो ये अरे ऐसा होना चाहिए, फिर दूसरे दिखते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। तो सबकी जो बहुत से वकील हैं उनके अंदर, जैसे हमारे यहाँ राजीव खोसला जी का नाम है। जब हम पढ़ते थे हमने दो ही नाम बड़े लेवल पे सुने थे, या तो राम जेठमलानी जी या राजीव खोसला जी। अच्छा। क्योंकि देखो उन्होंने पूरे भारत में उनका नाम है कि संघर्ष में अगर कोई व्यक्ति उतरता राजीव खोसला, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट तक रहे हैं, हमारे भी यहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं कई बार, सेक्रेटरी भी कई बार रहे हैं। तो उनसे सीखने को मिलता है कि हाँ, हमें संघर्ष करना चाहिए। कुछ लीडर्स होते हैं उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आपको समस्या कैसी भी आपको सॉल्यूशन निकालना है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि जो बार एंड बेंच में इतना म्यूचुअली कंफर्टेबल कर देते हैं कि जो बेंच का एग्रेशन है, जो किसी के कैरियर को डिस्टर्ब कर सकता है, उसे स्मूथली निकाल लाते हैं। ऐसे भी लीडर्स हैं हमारे पास। बी कौशिक साहब अब एक्सपायर हो गए, वो थे बड़े प्यार से व्यवहार से, कितना ही एग्रेशन हो, कितना ही विवाद हो, एडवोकेट्स के बीच में हो, बेंच से हो, वो बैठ के सेटल करा दिया करते थे। सबसे ज़रूरी खूबी क्या होनी चाहिए एक बार एग्जीक्यूटिव के आदमी के अंदर? देखिए, मेन चीज़ है कि जो जिसके निगोशिएशन पावर होनी चाहिए। जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस समुदाय का हम एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश जो हम करेंगे, अंदर पहुंचते हैं, तो उसके बाद मेन है उनकी सेटिस्फेक्शन। जिन्होंने आपको भेजा है उनके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा पक्ष तो ये था और इसने ये कर दिया। उनकी संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा हम अंदर पहुंचते हैं, कुछ हो ना हो, मुझे वोट देने वाले व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने वोट इस पर्पज से दी थी और मेरा वोट फेल हो गया। किसी का वोट फेल
ना हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अंदर आने की कोशिश में हूँ कि जो मुझे वोट देगा उसके शायद मैं फीलिंग्स को हर्ट ना होने दूँ। तो ऐसी एक वो रहती है कि बाहर के लीडर को कभी अपने जो वोटर्स हैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी वे से। थैंक यू सो मच यजुवेंद्र चौधरी प्लीज़, जी, आपसे आपका पॉडकास्ट करके अच्छा थैंक यू, लगा। इतना समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह के नतीजे आपको मिलें, आप अगर अपील करना चाहें आप दर्शकों से जो ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई आपकी अपील हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं एडवोकेट यजविंदर चौधरी 30 हज़ारी कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि जो हमारे 30 हज़ारी कोर्ट में एडवोकेट्स हैं, हमारे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सबसे मैं अपील करता हूँ कि मुझे एक बार मौका दें कि मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जीतूँ और अंदर पहुँचूँ। तो उसके बाद का दायित्व मैं खुद निभा लूँगा। जब तक के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। हमारे मेहमान का बहुत शुक्रिया यजुवेंद्र चौधरी जी का। और निश्चित तौर पर अदालतें बहुत निर्णायक भूमिका अदा करती हैं इस राष्ट्र के और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। और अदालतों की एक छोटी इकाई भले ही हो ज़िला अदालत, और उसकी इकाई हो बार, लेकिन उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी जब काम करती है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से उसको चलाने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। तो हम यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे, जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि बार की भूमिका कितनी ज़रूरी है और वो कैसे रन करती है। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।